दो चीजों की और चर्चा करना चाहूंगा। एक हम जिक्र कर रहे हैं कर्क रेखा का। कर्क रेखा क्या है? कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी जो अक्षांशीय मान है, उत्तरी अक्षांशीय मान है, उसका नाम रखा गया है कर्क रेखा। और इस रेखा का हमारे देश के लिए बहुत महत्व है, इसलिए हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। एक अन्य रेखा है जिसका हम जिक्र करेंगे, वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांत रेखा, इनका हम जिक्र करेंगे। ये दोनों इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये दोनों ही रेखाएं भारत को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखाएं हैं। जो 23.5 डिग्री जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं, वो भारत के बीचों बीच गुजरती है, इस तरह से, इस तरह से भारत के बीचों बीच गुजरती है और इसे दो बराबर भागों में बांट देती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और इसका नाम क्या है? कर्क रेखा है। इसी प्रकार जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, चूंकि ये देशांतर रेखा है और हम अनुमान लगाएंगे तो ये 68 डिग्री 7 मिनट है, ये 97 डिग्री है, और ये 82 का जो आंकड़ा है ये इन दोनों के बीच में आता है। आप प्लस माइनस करके देख सकते हैं। तो ये रेखा लगभग यहां से गुजरती है, यूं निकलती है। क्योंकि इसमें थोड़ा राउंड अप होता है तो ये गोलाकार होती है, तो ये इस प्रकार से इसमें टेढ़ी निकलती है। इसका मान है 82.5 डिग्री। अब इन दोनों का महत्व क्या है वो हम जान लेते हैं। सबसे पहले मैं कर्क रेखा के बारे में बता देता हूं। क्योंकि कर्क रेखा भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। आपने यदि पृथ्वी के तापीय कटिबंध पढ़े हैं तो आपने देखा होगा कि पृथ्वी पे प्रत्येक गोलार्ध में 3 तापीय कटिबंध बनते हैं। पहला तापीय कटिबंध 23.5 डिग्री तक रहता है, दूसरा 23.5 से 66.5 तक, और अगला 90 तक। तो 23.5 डिग्री तक जो कटिबंध रहता है उसका नाम है उष्ण कटिबंध। मैं इस चीज पे भी एक विस्तृत वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैंने अभी शुरुआत की है तो मैं एक एक करके वीडियो बना रहा हूं। उसके बाद दूसरा है शीतोष्ण कटिबंध। यदि आपका सपोर्ट मिलता है, आप प्रोत्साहित करते हैं, तो निश्चित तौर पे मैं हर टॉपिक से जुड़ा हुआ एक अच्छा वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा ताकि आपको इससे हेल्प मिल सके। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो रेखा है ये दो कटिबंधों की विभाजक है। इसके नीचे यानी कि भूमध्य रेखा की तरफ उष्ण कटिबंध है और ध्रुवों की तरफ शीतोष्ण कटिबंध है। तो यहाँ पे भी तय हो गया कि भारत का ये जो निचला हिस्सा है ये उष्ण कटिबंध में पड़ रहा है और ये शीतोष्ण कटिबंध में पड़ रहा है। इन दोनों की जलवायु में भिन्नता रहेगी। तो यहाँ पर उष्ण जलवायु, यहाँ पे शीतोष्ण जलवायु कह सकते हैं। और यही कारण है कि भारत एक अनोखा देश है, क्योंकि यहाँ पर दो प्रकार की जलवायु है। यहाँ पर कई प्रकार के भौतिक प्रदेश हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ वर्षा का भी बहुत बड़ा स्वरूप है, यहाँ सबसे नीचा सबसे ऊंचा, यानी कि बहुत सारी विविधताएं यहाँ भरी पड़ी है। मैं आने वाला जो वीडियो होगा वो भारत के भौतिक प्रदेश का होगा। मैं उसमें आपको बताऊंगा कि भारत का जो भारी स्वरूप है वो कैसा है, वहां से इस चीज को आप समझ पाएंगे। तो कर्क रेखा के महत्व है। कर्क रेखा से जुड़ा हुआ जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है वो ये है कि कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्यों से गुजरती है। उसमें या तो ये प्रश्न दे दिया जाता है कि निम्नलिखित में से कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है, उसमें 3 ऑप्शन गलत होंगे, एक सही होगा। या फिर ये पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो वहां पर आपके 3 ऑप्शन सही होंगे और एक गलत होगा, उसे आपको चुनना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप ये तय कर लें कि कितने राज्यों से गुजरती है। चूंकि आपने प्रतियोगिता परीक्षाओं की लिए तैयारी की है या फिर आप एक स्कूल के विद्यार्थी हैं तो आपने ये आंकड़ा कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। तो ये 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्यों के नाम रट के याद रखने थोड़े मुश्किल होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप मानचित्र बनाना जरूर सीख लें, उसमें राज्यों की लोकेशन जरूर आप जान लें ताकि भूगोल अच्छे से आप समझ सकें। जैसा कि मैं कहता हूं कि आपको रटना नहीं है, समझना है। अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ से गुजरती है तो यहाँ कौन सा राज्य आ जाता है, हम इसके हिसाब से तय करते हैं। तो 8 राज्य वो कौन कौन से बन जाते हैं। सबसे पहले गुजरात बन जाता है। राजस्थान का जी के आप तैयार करते हो तो आपको पता है कि राजस्थान का भी संबंध है कर्क रेखा से। तो दूसरा राज्य यहाँ पे राजस्थान हो गया। राजस्थान से आगे बढ़ते हैं तो राजस्थान का ही एक पड़ोसी राज्य आता है एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश आता है। मध्य प्रदेश के बाद यहाँ पर छत्तीसगढ़ आता है। छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड आता है और झारखंड के बाद बंगाल की खाड़ी के सिरे पर स्थित वेस्ट बंगाल आता है। तो आप देखिए कितने स्टेट हो गए,
1 2 3 4 5 6 हो गए, यानी अभी भी 2 बचे हुए हैं। तो यहाँ पर भारत का मुख्य द्वार खत्म हो चुका है, बांग्लादेश आ चुका है आगे, क्योंकि हम यहाँ से आगे बढ़ चुके हैं। यहाँ पर गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, झारखंड और ये बंगाल। अब यहाँ पर बांग्लादेश आ गया, लेकिन यहाँ पुनः भारत शुरू हो चुका है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो स्टेट है, इसके बारे में जीके बहुत महत्वपूर्ण बनता है कि ऐसा कौन सा राज्य है भारत का जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है, तो वो त्रिपुरा है। नाम से भी पता चल जाता है त्रिपुरा, ठीक है, त्रि यानी 3। और एक तो ये स्टेट हो गया, तो मैं भी इसमें ऐड कर देता हूं, ये त्रिपुरा हो गया। और फिर एक स्टेट बचा, यहां पर क्या है, मिजोरम। इस प्रकार आपने 8 स्टेट के नाम याद कर लिए। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। यदि रट के याद रखेंगे तो कोई ना कोई टेढ़ा मेढ़ा हो ही जाएगा, इसलिए आप लोकेशन के हिसाब से याद रखते जाएं। मुझे भी पहले चीज याद नहीं रहती थी, लेकिन जब मैंने नक्शे का प्रयोग करना शुरू किया मेरे स्टडी में, तो निश्चित तौर पे ये चीज मुझे देखने को मिली है। तो 8 राज्य। इसी प्रकार एक प्रश्न और इंपॉर्टेंट जो कई प्रतियोगिता परीक्षा में आ चुका है कि भारत में कौन सी जगह पर, या फिर यूं कहें कि सर्वाधिक तिरछी किरणें पड़ती हैं, सूर्य की तिरछी किरणें पड़ती हैं। तो आपको मैंने पहले ही बताया पहले वाले वीडियो में कि सूर्य की स्थिति है वो कर्क और मकर रेखा के बीच में है। इन दोनों के बीच में कोई भी स्थान है तो वहां पर साल में कम से कम 2 बार सीधी किरणें पड़ती हैं। लेकिन इन दोनों से आगे, कर्क रेखा से आगे और मकर रेखा से नीचे का जो भूभाग है उस पर सूर्य की किरणें सदैव तिरछी पड़ती है, और उसमें जो भूभाग जितना दूर होगा वहां पर उतनी ही तिरछी किरणें पड़ेंगी। जैसे ये भाग अंत में है तो यहाँ पे सबसे तिरछी किरणें पड़ेंगी, यहाँ पर सीधी पड़ेंगी, और इससे आगे का भूभाग पूरा है, यहाँ पर किरणें प्रत्येक स्थान पर 2 बार साल में सीधी पड़ती हैं। ये एक अलग विषय है। उसके बाद इससे संबंधित जो प्रश्न बनता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से, ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। ये भारत की मानक अक्षांश मानक समय रेखा है। मानक समय रेखा, स्टैंडर्ड टाइमलाइन है ये इंडिया की। यहां यानी इस जगह के आधार पर यह तय किया जाता है कि भारत की घड़ियों में कितने बजे हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि भारत का देशांतरीय जो विस्तार है वो 30 डिग्री का है, और इतना विस्तार होने के कारण यहाँ पर एक स्थान से यानी कि इसके पूर्वतम बिंदु से पश्चिम बिंदु पर 2 घंटे का अंतर आ जाता है। देशांतरों का समय के साथ क्या संबंध है, इससे संबंधित एक अलग वीडियो बनाऊंगा मैं, क्योंकि 1 डिग्री पर 4 मिनट का फर्क आता है, उस हिसाब से 2 घंटे का अंतर आ जाता है। यदि इस रेखा को या फिर इस रेखा को मानक समय रेखा मान लिया जाता तो फिर भारत के इस स्थान के बीच में 2 घंटे का अंतर रहता। इस अंतर को कम करने के लिए बीचों बीच के मान को मान लिया गया। अब 15 डिग्री का अंतर रहता है इस रेखा से इधर और इस रेखा से इधर, और 15 डिग्री पर 1 घंटे का अंतर आता है, जो घट करके कम हो चुका है। तो ये हमारे देश की मानक समय रेखा है। ये प्रश्न भी सामान्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में अनेकों बार पूछा जा चुका है कि भारत की मानक समय रेखा कौन सी है। और इससे जुड़ा प्रश्न ये भी है कि ये ग्रीनविच से कितने आगे या पीछे चलती है। तो उस हिसाब से भी आप याद रखें कि ये जो समय है ये ग्रीनविच से 5.5 घंटे का अंतर रखती है, और ये समय आगे चलता है, क्योंकि पूर्व में स्थित देशों का समय आगे चलता है, पश्चिम में स्थित देशों का समय पीछे चलता है। क्योंकि पूर्व में स्थित देशों में सूर्योदय पहले होता है और पश्चिम वालों में बाद में होता है। तो ये 5.5 घंटे का अंतर, ये भी आपको याद रख लेना चाहिए। जिस प्रकार ये एक प्रश्न बना था कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो यहाँ पर भी एक प्रश्न बनता है कि 82.5 डिग्री जो मानक समय रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। तो सबसे पहले आपको संख्या याद कर लेनी चाहिए कि 82.5 डिग्री जो देशांतर रेखा है वो 5 राज्यों से गुजरती है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो 5 राज्य कौन कौन से हो सकते हैं। यदि आप अनुमान लगा के याद रखना चाहेंगे तो बहुत जल्दी याद रख पाएंगे। आप देख रहे होंगे कि एक चीज जो मैं मिस कर रहा हूं, यहाँ पे पहले बता देता हूं कि ये जो जगह है जहां से निर्धारित की गई है वो इलाहाबाद है। इलाहाबाद, ये याद रखें आप। अब आप बता सकते हैं इलाहाबाद कौन से स्टेट में है, यूपी में है। तो एक स्टेट यहां इसकी शुरुआत होगी यूपी से। तो वो 5 राज्य कौन कौन से हैं, पहला हो गया यूपी। क्योंकि इसमें ऊपर से नीचे की तरफ आपको चलना है तो यूपी से नीचे एमपी, यानी आपको यूं थोड़ा गोल होके नीचे बढ़ना है। और यूपी आ गया, एमपी आ गया, उसके बाद एमपी का ही एक पार्ट बना है छत्तीसगढ़,
3 स्टेट हो चुके हैं, क्योंकि हमें पूरे कितने करने हैं, 5 करने हैं। अब 2 बचे हैं, तो छत्तीसगढ़ से नीचे पार्ट आता है उड़ीसा का, ओडिशा, जिसको उड़ीसा बोलते हैं, और फिर इससे नीचे आ जाता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, तो 5 राज्य हो गए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य हैं जहां से हमारे देश की मानक समय रेखा गुजरती है। तो ये था भारत का विस्तार। उम्मीद करता हूं कि आज जो जानकारी देने का मैंने प्रयास किया है वो आपको अच्छी लगी होगी और आपके हर प्रश्न का जवाब आपको मिल गया होगा। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि ऐसा हुआ है, आपको वीडियो पसंद आया है, तो आप लाइक करें, और आप चाहते हैं कि ये जानकारी अन्य स्टूडेंट्स तक पहुंचे या जो उत्सुक हैं भूगोल को जानने के उन तक पहुंचे, तो आप वहां तक शेयर भी कर सकते हैं। आप कोई भी राय देना चाहें तो आप कमेंट करिए, और यदि आप मेरे परिवार का जो मैंने जियो ज्ञान के नाम से बनाया है, इससे आप बना रहना चाहते हैं, तो आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।